नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिविंग एक्स्ट्रा लाइफ। आज मैं एक नया शो शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है ज़मीनी हकीकत, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं सोसाइटी पे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो इस पहले एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा सबसे पहले जो आपके दिन की शुरुआत करा था, आपके खाने का प्लेट। और आपके खाने के प्लेट में जो परोसे जाते हैं खाने, उसको पैदा करने वाले किसान की स्थिति के बारे में इस कोविड की महामारी में और उनसे जुड़ी समस्याओं को मैं लेकर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो हम अपने खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सब्जियाँ, उन सब्जियों को उगाने के पीछे और किसानों के पीछे जो दर्द है जो हम अभी तक अनदेखा कर रहे थे, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। हरे सब्जियाँ जो हमारे डेली की डाइट में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती हैं, जैसे कि अगर कहा जाए गर्मियों में सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट के हिसाब से हमारे थाली में सबसे ज़्यादा क्या परोसी जाती है, वो होती हैं नेनुआ, कद्दू, कोहड़ा, मिर्ची, शिमला मिर्च और खीरा, ककड़ी और पालक साग। साथ में कुछ तरबूज, खरबूज भी जो हम एक फल के तौर पे यूज़ करते हैं, उनका योगदान होता है। ये बेसिकली ये सारी जो सब्जियां हैं, ये ज़्यादा लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं किसानों को। तो किसान इसको बड़े मन के साथ अपने पूरे परिवार के साथ ज़्यादातर मिल के खेती करते हैं और उनको मंडियों में पहुंचा के अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो बड़ी मात्रा में खेती करते हैं तो बड़ी मात्रा में मंडियों में जब पहुँचाते हैं तो बड़ा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लगभग 16 मार्च से हमारे यहाँ जो मंडियों और साथ में सारी जगहों को जो बंद किया गया है, और उन बंद को केवल एक जगह पे सीमित नहीं रखा गया, हर एक स्तर पे इसे बंद रखा गया। तो पिछले 4-5 महीने से जो हरी सब्जियों को उगाने वाले किसान थे, मैं उनके दर्द के बारे में अगर कहूँ कि उनके सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती थी या उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रोड के किनारे फास्ट फूड और ठेले पे लगाने वाले जो ढेर सारे व्यापारी वर्ग होते थे, जो छोटे छोटे होते थे, जो मंडियों से खरीदते थे और उन्हें फिर वहाँ पे बेचते थे छोटे छोटे मात्राओं में। और साथ में हमारे यहाँ घर पे तो खर्चे होते थे, लेकिन कहा जाए तो इस लॉकडाउन में हर एक ग्रामीण कस्बे का एक इंसान जो शहरों में आके बसता है किसी न किसी अवसर के हिसाब से, वो अवसर कैसे होते हैं, किसी को कुछ सीखना होता है, किसी को कुछ कमाना होता है। तो 15 से 20% की आबादी लगभग शहरों की अब वापस अपने पैतृक गाँव में जा चुकी है। और जब रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा ये सब आंशिक रूप से लगभग बंद है पिछले 4-5 महीने से, और ये 15 से 20% की जो आबादी है जो अपने घरों में जा चुकी है वापस, तो किसानों के पास क्या है कि जो शहरों के लिए अपनी पैदावार करते थे और हर साल पिछले के हिसाब से ज़्यादा पैदावार करते थे, तब उनको घाटा हो रहा है, क्योंकि उनके 30 से 40% जो ग्राहक वर्ग हैं वो नहीं रहे। अब नहीं रहे क्या मतलब क्या है कि वो आंशिक रूप से कहीं और विस्थापित हो चुके हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। और इस वजह से ऐसा हो रहा है कि उनकी डिमांड, जो उनकी पैदावार थी, उनके हिसाब से जो उनकी सेलिंग थी, वो एकदम कम हो चुकी है। वो मंडियों में भी बहुत ही कसमकस के साथ पहुँच रहा है। स्थानीय प्रशासन भी उन पर कई तरह की रोक लगा रखी है, मंडियों के टाइम को भी घटा दिया गया है। अब वो एक निश्चित समय में ही जितना बेच पा रहे हैं उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा वो बेच नहीं सकते। जब उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते तो कहा जाए तो जो उनकी इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि उनका बीज, और कहा जाए तो उनके बीज के साथ साथ जो दवाइयाँ जो छिड़कते हैं, दवाइयों पे सरकार 18% या उससे भी ज़्यादा जीएसटी फाइल करती है। और जब जीएसटी लगाती है तो उससे ये होता है कि उनके हर, कहा जाए कि हर एक कंपनियाँ अपने बीज और अपनी दवाइयों के दाम पे नियमित अंतराल पे एक वृद्धि का पैटर्न लगा रखी है, वो बढ़ ही रहा है। तो किसानों को भी उनको महंगे बीज मिले थे, जब महंगे बीज मिले थे अच्छी किस्म के, जब किसानों ने बीज कर दी तो पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन कहा जाए कि 40% जब ग्राहक नहीं है तो 40% का भी बोझ उनके ऊपर था। हरी सब्जियाँ जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, खेतों में रखा जाए तैयार होने पे तो खेतों में ख़राब हो जाएंगी, घरों में रखा जाएगा तो घरों में ख़राब हो जाएंगी। तो उनको मार्केट में बेचना ही पड़ता है, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर की होती हैं। पेरिसेबल मतलब वो बहुत ही जल्दी ख़राब होती हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एक खरीदार वर्ग था अब तो बहुत ही सिमट कर रह गया, लेकिन पैदावार अच्छी होने की वजह से किसान उसको औने पौने दाम पे, कई जगह तो किसानों ने उसे फेंक दिया मंडी में, क्योंकि घर पे वो ले जा नहीं सकते थे, घर पे वैसे ही ख़राब हो जाता। और साथ में एक और समस्या थी कि शहरों में लोग जो थे, जो किसी और स्रोत से कमा रहे थे, उनको कोविड की बीमारी और कोविड की महामारी के बारे में ज़्यादा जानकारी थी और वो उससे परेशान थे। लेकिन किसानों के साथ एक और समस्या थी कि भूखमरी और गरीबी से वो जूझने लगे हैं। अब उनके साथ ये समस्या है कि उनके परिवार की जो एक निश्चित डिमांड है, उस डिमांड को कैसे पूरी करें, क्योंकि उनको इनकम तो कहीं और अदर सोर्सेज से आ नहीं रहे थे। और उनके साथ ही जो उनके परिवार के दूसरे लोग थे जो शहरों में कमाते थे, वो लोग भी अब उसी घर में आ गए हैं और अब उनकी भी इनकम उसी इनकम पे आश्रित हो चुकी है कि खेती करना या खेती से मिलने वाले इनकम से उनका पेट चलना। तो स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है और उनके अपने खर्चे नहीं चल पा रहे हैं और वो पेट के बारे में वो सोच रहे हैं वहाँ से बैठ के। और एक तबका और है जो फूलों की खेती करता है। अब हम हर कोई किसी न किसी प्रकार से आस्था में काफ़ी भरोसा रख रहा है और हमारे देश में पता नहीं कितने मंदिर मस्जिद हैं और सभी जगह पे फूलों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। अगर किसी एक स्थानीय लोगों के बारे में बात करें, स्थानीय जिले की अगर चर्चा कर लिया जाए, तो कहा जाए तो हर एक छोटे से बड़े मंदिरों में, छोटे मंदिरों में कम से कम 500 से 1000 माला डेली चढ़ते हैं। एक खास और साधारण दिन पर अगर बात की जाए तो 500 से 1000, अगर किसी ऐसे तीज त्यौहार या किसी विशेष दिन में तो इनकी खपत 4 से 5 गुना हो जाती है। वो सारे फूल पौधों को उगाने वाले जितने भी किसान हैं,
वो ज़्यादातर किराए पे ज़मीन लेके खेती करते हैं और उनसे जुड़े कुछ और भी छोटे मोटे घरों में काम करने वाले लोग होते हैं जो उन्हीं के माला पिरोने का काम करते हैं और कुछ पैसे उन्हें भी मिल जाते हैं, तो उनका भी रोज़गार उसी से जुड़ा हुआ रहता है। वो सारे लोग इस समय जो है अब बेरोजगार हैं। किसानों की स्थिति तो ये है कि वो सारे फूल जो अपने पट्टी की ज़मीन पर उगाते थे, वो सारे फूल उनको वहीं तोड़ के फेंकने पड़े, क्योंकि उनको तोड़ के भी क्या करते हैं, मंडियाँ खुल तो रही हैं लेकिन वो 5% या 10% या बिक पा रही हैं, जब बात होती थी कि एक नॉर्मल समय में काफ़ी ज़्यादा बिकती थी। तो उनकी भी स्थिति बहुत ही बुरी है, क्योंकि मंदिर मस्जिद जो हम पिछले 4-5 महीने से बंद देख रहे हैं, शादी विवाह और अन्य तीज शुभ अवसरों पर भी वो सारी चीज़ें, अब फूलों का कोई योगदान नहीं रह गया। तो हम लोगों ने तो अपने खर्चे को कम करके जीना सीख लिया है, लेकिन कहा जाए तो किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि उनके पास तो वही चीज़ था जिसको वो उगाते थे, पैदा करते थे सजाने के लिए या फिर चढ़ाने के लिए आपके लिए वो प्रस्तुत करते थे। अब उनको कौन सी चीज़ दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कैश इनकम का वही एक जरिया था। और केवल किसानों की और फूलों की खेती करने वाले से लोगों से जुड़ी हुई नहीं बात है। एक जो हम अपने घरों में सजाने के लिए जो खेती का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो तरह तरह के पौधे होते हैं जो रंग बिरंगे पत्तों के साथ हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं, रंग बिरंगे फूलों के साथ। उन सभी पौधों और नर्सरियों से जुड़े अगर लोगों की बात की जाए तो उनमें क्या है कि वो ज़्यादातर कच्चे माल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनको गमले में भरा जाता है और उनमें कहा जाए तो कम पढ़े लिखे से लेकर हाई स्किल्ड वाले वर्करों की ज़रूरत होती है, जो हमारे यहाँ लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कई तरह के अन्य विधियों से उन पौधों को पैदा करते हैं। वो पौधे हमारे ज़रूरत के हिसाब से लंबाई में बढ़ते हैं, जैसे कि बोनसाई वो बहुत छोटे होते हैं। उस तरह के पौधों को उगाने वाले जितने भी किसान हैं और जो नर्सरी के मालिक हैं, जो भी हैं, उनके यहाँ स्थिति और गंभीर है, क्योंकि अभी समय बरसात के मौसम में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी मौसम में उनकी कमाई होती थी और इस समय कमाई का जरिया उनका जीरो हो चुका है, क्योंकि कहीं भी कोई भी भवन निर्माण नहीं हो रहे हैं, कहीं भी कोई साज सज्जा की बात नहीं हो रही। हर लोग अपने जीरो से जीरो खर्चे में चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके लिए यही खर्चा था और यही इनकी इनकम भी थी। तो जब यहाँ इनकी इनकम जीरो है तो इनके घर में तो जीरो नहीं, ये माइनस में चल रहा है। और एक और चीज़ है जो हमारे खाने में जो हमें डेली एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो है दूध। तो दूध के बारे में केवल बात करना हो तो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। कहा जाए तो जो किसान जो बड़ी अच्छी क्वालिटी की यानी बड़ी अच्छी नस्ल की ब्रीड की गाय भैंस रखते हैं और बड़ी मात्रा में गाय भैंस रखते थे, और हमारी सरकार भी इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन देती थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ पालें, भैंस पालें, ताकि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ और हमारे भारत को एक अच्छी ऊर्जावान एक जनसंख्या दें। और हर कोई चाहता है कि दूध दही के प्रोडक्ट को खाने से उनको एनर्जी मिले, तो उनका भी शरीर बलिष्ठ बने। तो इस तरह से कहा जाए तो वो सारे लोग जो अच्छी नस्ल की ज़्यादा मात्रा में गाय पाल रहे थे, वो सारे गाय और भैंस के जो दूध है इस समय मार्केट में सड़ रहे हैं। सड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सारी मिठाइयों की दुकान इस समय बंद पड़ी हुई है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत वही करते थे। होटल रेस्टोरेंट की भी दुकानें बंद पड़ी हैं, और कुछ ऐसे विशेष दुकानें भी थी जो किसी विशेष दूध दही से बने हुई चीज़ों को परोसती थी मार्केट में, उनकी काफ़ी चर्चा होती थी, वो सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो कहा जाए तो उनकी इनकम जीरो है। और जो अच्छी नस्लों की गाय भैंस को रखते थे और उनका देखभाल करते थे, अब वो सारे लोग इस समय परेशान हैं और उनको अपने जेब से उनका लालन पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके चारे के भी खर्चे ज़्यादा होते हैं, उनको अपने जेब से देना पड़ रहा है। और इस तरह स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, क्योंकि जिस किसान का इनकम उसी दूध और दूध से जुड़े उत्पादों से आता था, वो सारा इस समय जीरो हो चुका है। और अगर बात की जाए दूध के बाद, अगर बात की जाए कि बैंकिंग सेक्टर की, तो किसानों को और बैंकिंग सेक्टर का क्या जुड़ा है, लगभग 3 लाख रुपए तक हम लोग लोन KCC के माध्यम से ले लेते हैं 7% के ब्याज दर के हिसाब से। सरकार अगर उन सारे किसानों ने अगर अपने टाइम पे KCC के लोन्स की EMI चुकाई हो, जो सालाना या 6 महीने के समय के अंतराल पर दी जाती है, तो सरकार उनको 3% की सब्सिडी रिबेटमेंट दे देती है उनके इंटरेस्ट पे। तो किसानों के साथ अब समस्या तो ये भी है कि वो ब्याज ही कैसे चुकाएं, क्योंकि इनके पास अभी कोई जरिया नहीं है। और अब कहा जाए कि विशेष तौर पे उपाय के बारे में बात की जाए, तो अब उपाय तो किसी एक आदमी से नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उपाय हमें से आना चाहिए। तो उपाय में क्या है, ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में और हमारी स्थिति और सेहत को देखते हुए ये है कि एक नया मार्केट बनने वाला है जो कि हेल्थ प्रोडक्ट्स का आने वाला है। हर कोई अब चाहेगा कि इस तरह की बीमारियों से हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता पहले से काफ़ी मजबूत रहे। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि किसानों को औषधीय पौधे यानी कि मेडिसिनल प्लांट के बारे में कुछ जानकारी लेके अपनी जगह हिसाब से उगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी इनकम का जरिया बन सकती है। जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और न जाने कितने पौधे हैं जिनका अलग अलग शरीर के अलग अलग समस्याओं के लिए एक निदान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका इस्तेमाल करें और उनको पैदा भी करें, क्योंकि वही एक विकल्प है कि भारत जैसी आबादी, भारत जैसे इतने बड़े देश की आबादी के लिए उस तरह की चीज़ों की एक मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के नए अवसर खोल दिए हैं। और हाँ, किसान इसके साथ साथ अपनी
अपनी रक्षा और सुरक्षा जरूर करें और साथ में अपने छोटे छोटे कार्यों से अपनी बचत बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं वहाँ कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। और साथ में मैं यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाले उन चीज़ों के बारे में भी ख्याल करें, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें भी स्वस्थ आएंगी और साथ में हम भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। हम भले उसको नज़रअंदाज कर देते हैं पर कहीं ना कहीं सही मायने में वही हमारे अच्छे सेहत के आराज हैं। अगर वो अच्छे सेहतमंद रहेंगे तभी जाके हम अच्छे सेहतमंद रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियोज़ को रोकूँगा और मैं आपके कमेंट के साथ इंतज़ार करूँगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हों और अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोई सब्जेक्ट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और साथ में स्माइल करते रहिए।